हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट पार्ट में लीनियर अलजेब्रा के लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ सेट के एग्जाम के 2018 के। आज नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले आगे के जो 15 क्वेश्चंस और है। तो आप सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं सारे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 17, 18 एंड 19 के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हैं। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन अदर सब्जेक्ट के भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इस बोर्ड पे। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड है। आपके थ्योरम्स के बारे में पूछ रहा है। अगर थ्योरम के आपके स्टेटमेंट याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को टिक करके, ऑप्शन को टिक करके आ सकते हो। मैंने इसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं, बस मैच करना है, मतलब कौन सा वाला कौन सा होगा ये मैच करना है और आंसर को करेक्ट करना है। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा है फर्स्ट में, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप सबसे पहले देखोगे फर्स्ट में बोला एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ वी। सिंपल सी बात बोल रहा है कि हर एक जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, अगर आपके पास, ध्यान से देखना, अगर आपके पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जैसे देखोगे आप, अगर आपके पास कोई एक सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा के, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक। सिंपल सा बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर स्पेस वी, और ये वी क्या है, आर एन है, मान लो एन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, एस एक सेट है उसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बोल रहा है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर वी इज ए पार्ट ऑफ द बेसिस। क्या इसको बेसिस तक एक्सटेंड किया जा सकता है क्या, मतलब क्या इसको एस को हम अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन अल्फा के डैश डैश अल्फा एन तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। इस थ्योरम्स को क्या बोला जाता है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का, उसको हम इस सेट के डायमेंशन मतलब n तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस थ्योरम को बोला जाता है एक्सटेंशन थ्योरम। मतलब ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4। ए का कौन सा करेक्ट हो गया, 4। तो मतलब जो आंसर का हमारा जो कोड आएगा, ए का कौन सा आएगा, ए का आएगा 4, ए नंबर वाले का 4 आएगा, ठीक। अब आते हैं, मतलब हमारे पास 4 आ गया है। अब दूसरे वाले में आते हैं, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। सिंपल सा बोल रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके पास बेसिस होगी, मींस एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब एग्जिस्टेंस थ्योरम की बात कर रहा है। तो मतलब बी वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी वाले का किस पे मैच करना है आपको, थर्ड वाले पे, कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव अ बेसिस, हैज अ बेसिस, मतलब उसके पास बेसिस होगा, एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। थर्ड हमारा एवरी हार्मोनिक इमेज ऑफ, हार्मोनिक, हाँ होमोमॉर्फिक है, सॉरी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेट स्पेस। ये तो आपको सबको पता होगा, अगर बीएससी में आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मींस सी का कौन सा कोड करेक्ट हो गया, सी का करेक्ट हो गया 1। अब बचा आपके पास डी, डी इज कॉल्ड सिल्वेस्टर्स थ्योरम, मींस जिसको हम लोग रैंक नल्टी थ्योरम बोलते हैं, रैंक ऑफ एफ प्लस नल्टी ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। इसका मतलब डी का कौन सा कोड करेक्ट हो गया, डी का करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन होगा, अगर इसको वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करोगे तो आपका आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। तो सी आंसर करेक्ट होगा। तो जिसमें ये वाले मैच होंगे, जो ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में ये वाला होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपसे ऑप्शन से ज्यादा लेना देना है नहीं। आप सिंपल सा आप देखो कौन सा थ्योरम है, कौन से वाले थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है, उससे मैच करो, सीधे ऑप्शन देखो, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ इसका। इसका जो हमारा क्या था कोड, मतलब कौन सा एबीसी में कौन सा करेक्ट होगा, ऐसा कोड नहीं लिख रहा हूँ। ये आपके आंसर नंबर सी में है, ये वाला, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आपका देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। बोला एनी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, फिर इफ एफ यू एफ वी एफ इज अ लीनियर मैप, देन कर्नल ऑफ एफ क्या होने वाला है, if UF भी एनी वेक्टर सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V over F, देन क्या होगा, if U and V आर द टू वेक्टर सबस्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस WF, देन क्या होगा। चलो मैं उसको पहले रफ कर दे रहा हूं, देन इसको डिस्कस करूंगा। तो आप देखोगे सबसे पहले मैं
इनमें से एक को उठाता हूं जो जल्दी समझ में आता है। सबसे पहले मैं कर्नल एफ वाले को उठाता हूं, ये वाले को। क्या बोल रहा है आपके पास, बी वाले का देखना, बी को बोल रहा है एफ आपके पास एक मैप है यू से वी पे, इज ए लीनियर मैप। ये क्या है, एक लीनियर मैप है। और फिर बोल रहा है कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ के बारे में बोल रहा है, ठीक। अब देखो कर्नल एफ क्या होगा, जैसे मान लो ये यू है और ये वी है, तो कर्नल एफ डिफाइन कैसे होता है, ठीक। कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो क्या होता है, ऐसे सारे वेक्टर यू के जब जो जाके ऐसे मान लो यू बिलोंग टू यू सच दैट एफ ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एफ सारे यू क्या हो जाए, जीरो पे जाके मैप हो जाए, जितने भी यू रहेंगे यू से। कर्नल ऑफ एफ, यहां से क्या हो गया, ये जो कर्नल एफ आया हमारा इज ए सब स्पेस आया, किसका, यू का, यू मतलब इसका। कर्नल ऑफ क्या बनेगा, कर्नल ऑफ एफ इज ए सब स्पेस ऑफ यू, ठीक। यू ओवर एफ, इसका मतलब बी का कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड। आप देखो यहां लिख रहा हूं, बी का कौन सा मैच हुआ, थर्ड। यहां से if f of u f v over f is linear map then kernel of f is a vector subspace of u over f, b का थर्ड करेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो, अब जैसे फर्स्ट ही है एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v over f, अगर एक उठाओगे बोल रहा है एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v over f इज आइसोमॉर्फिक होता है टू वीएन, वीएन क्या आइसोमॉर्फिक होता है, ये भी थ्योरम ही है। किसी भी n डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है हमेशा वीएन का आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब हुआ कि ए का हमारा होगा, ए का कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का करेक्ट हो जाएगा सेकेंड, ए का कौन सा करेक्ट होगा, सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड। अब बचा सी, इफ यू एफ बी एनी वेक्टर सब स्पेस ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ देन, और थर्ड बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर सब स्पेस एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आपको थर्ड का बोल रहा है, जैसे देखोगे इसमें देखोगे डी वाले को उठाता हूं, डी को देखोगे आप, डी वाले में क्या दिया है, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डब्ल्यू एफ, यू भी सब स्पेस दिया है डब्ल्यू का सब स्पेस और वी भी सब स्पेस दिया है डब्ल्यू का, ठीक। तो जो हमारा डायमेंशन होगा u प्लस वी का, डायमेंशन ऑफ u प्लस वी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन u प्लस डायमेंशन ऑफ v। इसका मतलब, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अगर प्रूफ करोगे तो टाइम लगेगा। तो इसका मतलब d वाले का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो d का कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि u भी w का सब स्पेस है और v w का सब स्पेस है। डायमेंशन ऑफ u प्लस वी लेस देन इक्वल टू आएगा डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। अगर आपको थोड़ा सा हिंट लेना है तो हमें पता होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। अब u भी w का सब स्पेस है, v भी w का सब स्पेस है, तो इसका मतलब या हो सकता है u और v, देखो पहला केस ऐसा हो सकता है कि u और v दोनों डिस्टिंक्ट हो, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, एम्प्टी हो इंटरसेक्शन। दूसरा हो सकता है u इंटरसेक्शन v दोनों का क्या हो, कुछ न कुछ नॉन एम्प्टी हो, मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन आए। अगर एलिमेंट कॉमन आया, इस वाला केस को लेके आओगे तो ये दोनों को जो ऐड हो रहा है डायमेंशन u प्लस डायमेंशन ऑफ v, कुछ वैल्यू आई अगर इसकी, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इसकी वैल्यू 1 आई 2 आई 3 आई जो भी आई, तो इसमें से माइनस होगा। इसका मतलब ये लेस देन वाली इक्वलिटी आ जाएगी, इनइक्वलिटी आ जाएगी लेस देन। अगर मान लो एम्प्टी आ गया तो इक्वल टू वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना कि डायमेंशन ऑफ u प्लस वी हमेशा लेस होगा डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। बस एक लॉजिक दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, कि बस एक लॉजिक है सोचने के लिए कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो डी का फर्स्ट हो गया, इसका मतलब सी का क्या बचेगा हमारा, सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, तो सी का क्या बचेगा, फोर्थ। डायमेंशन ऑफ u इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इफ u ऑफ v एनी वेक्टर सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमेशा जो सब स्पेस की डायमेंशन होगी सी नंबर में,
सी नंबर का जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, सी नंबर सिंपल बोल रहा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और ये W इसका सब स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है, W इसका सब स्पेस है, तो इस ऑब्वियस सी बात है डायमेंशन ऑफ W जो आएगा लेस देन इक्वल टू आएगा डायमेंशन ऑफ V, हमेशा V के डायमेंशन से या छोटा आएगा, सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। कभी भी किसी सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही हुआ कि यूएफ भी है एनी वेक्टर सब स्पेस, यूएफ को सब स्पेस दिया है, वीएफ वेक्टर स्पेस है, इसकी जो डायमेंशन आएगी डायमेंशन ऑफ यू इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, वी है हमारा क्या वेक्टर स्पेस। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी का कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4, तो सी का हो जाएगा 4। इसका मतलब इसका अगर आप देखोगे बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट था, ये हमारा बी वाले में दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस जब भी आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, जो भी शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है उसको आप नोट करो। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो पेन कॉपी लेके बैठो, उसको नोट करो, नोट करने के बाद उसको एक एक बार सोचो, क्योंकि जब भी सेट का एग्जाम होता है ना, सेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही, अगर आप एक दो ऑप्शन को कर ले गए, ऐसे क्वेश्चंस में अगर एक दो ऑप्शन आप सही कर ले जा रहे हैं ना, तो सही होने की पॉसिबिलिटी लगभग आपकी 80% हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आप मैच है, अगर दो सही कर ले जाओगे, दो के चांस होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 50% हो जाएगी। इस वजह से बहुत सारे चांसेस रहते हैं इसके आपके कि कुछ भी ऑप्शन आप करे रहोगे ना, दो चार ऑप्शन सही कर गए या डिस्कार्ड कर गए, तो वहां से पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है करेक्ट होने की। तो आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ कि ये वाला डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, V वेक्टर स्पेस है, W सब स्पेस है, ऐसा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कर्नल F हमेशा सब स्पेस होता है U का, मतलब इस वाले का डोमेन का, और एनी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होता है Vn के या Rn के, जो भी रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस से है। क्वेश्चन अच्छा है, अगर प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी आप तो इजीली कर पाओगे सॉल्व। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, let u and v a vector of in an inner product space, let u and small v vectors in an inner product space such that norm of u plus v equal to 8 given है एंड नॉर्म ऑफ u माइनस वी इक्वल टू 6 गिवन है, नॉर्म ऑफ u 1 गिवन है, देन आपसे पूछ रखा है नॉर्म ऑफ v इक्वल क्या होगा। ठीक, ऑप्शन ए जो दिया है वो √7 है, बी जो दिया है √99 है, सी जो गिवन है √7 है, सॉरी 7 है, और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है आपका 99। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। एक और लिख लेता हूँ जैसे जल्दी होगा सॉल्व करते टाइम। और फोर्थ जो क्वेश्चन है, let T of R2 to R2 be defined by T of x, y, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन T, द मैट्रिक्स representing T with respect to द बेसिस। आपको दो बेसिस है, दो बेसिस गिवन है, एक हमारी गिवन है v1 इक्वल टू 0 1, v2 इक्वल टू 1 0। सिंपल सा देखा जाए तो स्टैंडर्ड है, बस ऑर्डर चेंज है। फॉर बोथ रेंज एंड डोमेन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज, रेंज एंड डोमेन
ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना, टी इज, ए है हमारा ऑप्शन, जो आपका ए ऑप्शन है वो है -1 1, -1 1। बी ऑप्शन जो है आपका वो 1 -1 एंड -1 1 है। सी जो है आपका वो है 1 1 1 -1, और डी जो है आपका ऑप्शन वो है 1 1 -1 -1। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आ रहा है ना सब, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक, हमें पता होता है, मैं पहले थर्ड को सॉल्व करूंगा। अगर आपको कुछ पता होगा थर्ड वाले को देखोगे आप, थर्ड का सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन है उसको पहले देखो क्या क्या गिवन है। आपके पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ u प्लस वी गिवन है 8 है, नॉर्म ऑफ u माइनस वी गिवन है 6 है, एंड नॉर्म ऑफ u गिवन है 1, एंड नॉर्म ऑफ v गिवन निकालना है। देखो, तो हमें एक इनर प्रोडक्ट में एक लॉ पता है जिस लॉ को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, वी नो दैट पैरेललोग्राम लॉ होता है। देखो, पैरेललोग्राम है, इनइक्वलिटी है, कॉची इनइक्वलिटीज हैं, इन सबको थोड़ा ध्यान रखना। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, नॉर्म ऑफ u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। इसी का हमें यूज करना है। इजी आपका आंसर आ जाएगा अगर इस फार्मूले का आप यूज करोगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे, देखो आप देखोगे u प्लस बी अपने पास तो गिवन ही है, नॉर्म ऑफ u प्लस बी 8 का स्क्वायर होगा, u माइनस बी गिवन है 6 का स्क्वायर होगा, ट्वाइस नॉर्म ऑफ u तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। यहाँ से देखोगे आ जाएगा 64 प्लस 30 इक्वल टू ट्वाइस 1 प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। डिवाइड करोगे 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ये 50 आ जाएगा, तो ये 50 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 49 इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ v जो आएगा वो आ जाएगा आपका 7। इसका मतलब आप देखो कौन से वाले ऑप्शन में 7 आ रहा है, 7 आ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था कि जबरदस्त एक लॉ आपको याद होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से बीएससी या एमएससी में इनर प्रोडक्ट स्पेस को पढ़ा होगा तो उसके कुछ कुछ फार्मूले आप याद रखोगे। अगर आपको नहीं है तो आप बेसिक्स से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नॉलेज रखो, जैसे नॉर्म बी क्या होता है, नॉर्म यू को क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट यू एंड यू रूट के अंदर। अगर आप इनर प्रोडक्ट ही नहीं निकाल पाओगे रूट के अंदर, फिर क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा बेसिक्स तो आपको आना जरूरी है। जो आप बीएससी में पढ़े बहुत ज़्यादा बेसिक आपका खराब ना हो, बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक आ जाएगा तो ईजी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करते रहना, पीवाईक्यू बनाते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। जैसे भी क्वेश्चन कहीं के हो, गेट के हो, नेट के हो, किसी क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू आप बनाओ। नेट में जैसे पार्ट सी को छोड़ के पार्ट बी वाले क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि सिंगल करेक्ट यहाँ आता है, एमएसक्यू तो आते नहीं, तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस को बनाते रहो। गेट के क्वेश्चन बनाओ, गेट के क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो ये आपका था थर्ड वाला। अब देखो फोर्थ वाले में आप देखोगे, फोर्थ वाले को इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो जरूर देखना अच्छे से। सेकंड वाले में आपको दिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, R2 से R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। R2 से R2 में T ऑफ एक्स वाई अपने पास दिया है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। और देखोगे आपके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहा है, तो देखो हमें बेसिस भी दिया है, तो T ऑफ V1 निकालूँ, अगर T ऑफ V1 मीन्स 0 1 निकालूंगा, यहाँ x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करो, x की जगह 0 प्लस 1 आ जाएगा, x की जगह 0 0 माइनस 1 आ जाएगा। पहला आया 1 एंड माइनस 1। दूसरा हमारा T ऑफ V2 निकालने जाऊंगा, T ऑफ V2 होगा T ऑफ 1 0, x की जगह 1 पुट करूंगा, y की जगह 0, तो ये आपका आ जाएगा 1 एंड 1। दिस इनको हमें इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मीन्स हमें ऐसा लिखना है कि 1 माइनस 1, पहले इसको लिख रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। ए क्या है हमारा वेक्टर्स, V1 क्या है हमारा 0 एंड 1, प्लस बी
B2 क्या है हमारे पास 1 एंड 0। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स निकालोगे। सिमिलरली 1 1 को आप लिखोगे, ये C लिख ले रहा हूँ, 0 एंड 1 प्लस D 1 एंड 0। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू इस बेसिस का नाम अगर B दे रहा हूँ, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आएगी ABCD, ऐसे मतलब हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखोगे A 0 है, B की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। यहाँ से इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको ध्यान से देखना, ये 0 है, ए का अंदर भेजोगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी, इसको अगर लिखोगे अगर तो 0 प्लस बी पहला कोऑर्डिनेट और ए प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड -1। यहाँ से बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आप यहाँ ए की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो, बी की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो -1 और 1 इसमें ऑप्शन में नहीं है, -1 और 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस सी और डी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालना है फिर भी निकालो। इसी से सी और डी जब निकालने जाओगे तो ये 1 1 रहेगा, ये सी प्लस डी रहेगा, मीन्स 0 प्लस डी होगा, 0 प्लस डी प्लस सी प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। यहाँ से आ जाएगा 1 एंड 1। तो आप देख रहे हो यही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की इजी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको निकालने आना चाहिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये क्वेश्चन था 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर आएगा, 2 2 4, 5th नंबर क्वेश्चन आएगा। द कॉलम ऑफ 3x5 मैट्रिक्स, द columns of 3 cross 5 columns of a 3 cross 5 matrix A are, ए ऑप्शन बोल रहा है ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन बोल रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेन एवर द रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सी है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट only when the row of A are linearly dependent। डी ऑप्शन है ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ये है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 6 जो है हमारा आज का 6 मतलब कल 15 डिस्कस हो चुका है ना। 6 जो है हमारा let A equal to 0 and 1 minus 1 and 0, then the matrix A, then the matrix A। फर्स्ट ऑप्शन है इज नॉट डायगोनल, ए ऑप्शन बोल रहा है इज नॉट डायगोनल। बी है हमारा हैज नो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक, सी ऑप्शन है हैज नो आइगन वेक्टर इन R2, हैज नो आइगन वेक्टर इन R2। डी ऑप्शन है हैज नो टू लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मतलब आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा है इस क्वेश्चन से। पहले हम 5th वाले में चलते हैं।
जिसमें से आपको पूछ रहा है कि ये हमारा क्या होंगे कॉलम्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है 3x5 की मैट्रिक्स है। द कॉलम्स ऑफ 3x5 मैट्रिक्स, मतलब कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर की बात बोल रहा है। तो कॉलम है 5 कॉलम है और 3 हमारे पास क्या है रो है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3x5 की है, 3 रो है हमारे पास, 5 कॉलम है। और हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो हम अगर देखा जाए तो डिसाइड किससे होता है कि जो कितने वेक्टर्स एल हैं कितने वेक्टर्स एल हैं, वो जब मैट्रिक्स में हम देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप मैट्रिक्स से अगर देखते हो तो A11 A12 ऐसे एक मैट्रिक्स बनाया आपने, ऐसे मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ANN। तो इस मैट्रिक्स के कितने पाइवोट मिल रहे हैं, कहने का सेंस ये हुआ कितने नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम की बात कर रहा है ना। अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 3x5 की एक मैट्रिक्स लिया, पहले में बोला ऑलवेज एल बोल रहा है, मतलब कॉलम से हमेशा एल होंगी। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 3x5 ना, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4 5, ये 3x5 की मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है जो कॉलम है कॉलम वेक्टर से, इसको मान लो कॉलम C1, इसको मान लो कॉलम C2, इसको मान लो कॉलम C3, ये C4, ये C5। ये जो वेक्टर्स हैं पहला कॉलम का 1 0 0, दूसरा को मान लो आप 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, 1 भी चलेगा। दूसरा ले रहे हो 2 0 0, फिर 3 0 0, फिर 4 0 0, फिर 5 0 0। क्या ये वेक्टर्स एल हैं? नो, नॉट एल। ये क्या है एल है, ये एल है। कि इसमें ये थोड़ी बोला है कि रो के बारे में, रो के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैं क्या लिया इसमें से कि ऐसे वेक्टर ले लिया जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और इसमें बोला था कि ऑलवेज एल होगा, ऑलवेज तो एल नहीं हुआ। ठीक, अगली बार बोल रहा है बी में लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन एवर द रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बोल रहा है अगर रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके पांचों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 1 0 करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ, 1 1 1 हो गया। अब यहाँ देखोगे 1 0 0 दूसरा वेक्टर 0 1 0 आ गया। कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, रो की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर तीसरा वाला हमारा आ जाएगा वेक्टर 0 0 1 आ गया। ये 3 तो एल हुए क्योंकि 3 रो एल है। वेनेवर यहाँ आप देख रहे हो 4 और 5 जो मिल रहा है कि इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले पे 1 0 0 से ये वाला मिल जाएगा आपको, ये वाला मिल जाएगा। इसका मतलब C4 एंड C5 जो है, C4 एंड C5 आर नॉट एल मीन्स ये भी क्या है एल है। यहाँ बोला है एल वेन एवर द रोज ऑफ ए आर एल, रोज अगर एल होंगे तो बोल रहा है कि कॉलम वेक्टर्स भी एल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। बोल रहा है एल डी ओनली वेन द रो ऑफ ए आर एल डी। क्या बोल रहा है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे जब रो क्या हो एल डी हो। हमने देखा कि रो को मैंने एल लिया है तो भी ये क्या हो रहे हैं एल डी बन रहा है। ये तो बोल रहा है जब एल डी लोगे तभी एल डी होंगे, ऐसा तो है नहीं। हम एल डी नहीं लिए हैं, ये एल लिए हैं रो को। यहाँ रो क्या है एल है, तब भी ये कॉलम्स वेक्टर्स क्या हो रहे हैं एल हो रहे हैं। ये बोल रहा है ओनली व्हेन रो आर रो ऑफ ए एल डी। अगर रो को एल डी लोगे तभी ये क्या होंगे एल डी होंगे, ऐसा नहीं है। रो हमारे यहाँ क्या है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीनों क्या है एल है। वेन एवर कॉलम्स वेक्टर्स आर एल डी, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, इसका मतलब ऑलवेज एल डी होंगे। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा एग्जाम्पल्स भी ना जाओगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है 3x5 की मैट्रिक्स होगी, इसका जो मैक्सिमम रैंक पॉसिबल होगा, मैक्सिमम रैंक पॉसिबल होगा रैंक ऑफ ए, वो हमेशा 3 पॉसिबल होगा। 3 से ज़्यादा रैंक हो ही नहीं सकती। कॉलम वेक्टर हमारा है, कॉलम वेक्टर हमारे पास 5 हैं, इसका मतलब इसकी डायमेंशन 3 ही हुई, मतलब रैंक 3 ही हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, 3 से कम ही हो सकती है। इसका मतलब 5 वेक्टर्स एल नहीं होंगे, हमारा मैक्सिमम 3 ही वेक्टर्स होंगे जो क्या होंगे एल होंगे, बाकी जो वेक्टर्स मिलेंगे एल मिलेंगे। इसका मतलब है कॉलम्स हमेशा इसमें क्या हो जाएंगे एल हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन में।
इसमें आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की बात पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि इज नॉट डायगोनल, हैज नो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, हैज नो आइगन वैल्यू, हैज नो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अगर ए हमारे पास है 0 1 -1 0, आपने बीएससी में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स बहुत सारे निकाले होंगे, आइगन वैल्यू भी निकाले हो ए माइनस लेमडा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, ऐसा यहां से लेमडा निकालते हो आप। जब यहां से इसका लेमडा निकालने जाओगे तो ए 0 1 -1 0 माइनस लेमडा ही करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा, 0 माइनस लेमडा, ये -1 रहेगा और ये 1 रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, माइनस लेमडा रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आई आ जाएगी। दिस इज आइगन वैल्यू। और यहाँ आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। दिस इंप्लाइज डायगोनल। और ये फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, इज नॉट डायगोनल, इनकरेक्ट, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया, अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आती है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनल हो जाती है। अब हैज नो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, अगर इसके आइगन वेक्टर्स आयोटा के करस्पॉन्डिंग निकालने जाओगे, इस आयोटा के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स निकालने जाओगे तो आपको ऐसे निकालते थे ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो लेमडा की वैल्यू एक बार आपको आयोटा लेना है, एक बार लेमडा की वैल्यू माइनस आयोटा लेनी है, ठीक। तो डिस्टिंक्ट ये वेक्टर अलग है, आयोटा और माइनस आयोटा है, ऑब्वियस है जब निकालोगे तो दोनों आइगन वेक्टर्स भी जो निकलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट निकलेंगे। आप फाइंड आउट करके देख सकते, देखना कैसे देखोगे। आप मान लो इसके एक वेक्टर ले लो x, लेमडा इक्वल टू आई के लिए, तो आप ए रखोगे यहाँ 0 1 -1 0, x की जगह एक्स वाई रखना, यहाँ लेमडा की जगह क्या रखोगे, आई रखो, यहाँ भी एक्स वाई रखो, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ से आप देखोगे इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको एक तरफ लेके आ जाओ, ज़्यादा जल्दी निकलेगा। ऐसे ऐसे कर लो, ए एक्स ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, इससे आप डायरेक्ट निकाल लो। यहाँ से जब निकालने जाओगे तो आप देखोगे तो आपके पास दोनों आइगन वेक्टर्स भी क्या निकलेंगे, कर लो, कर ही लेते हैं। आयोटा ले रहे हो ना, फॉर लेमडा इक्वल टू आई, रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ करोगे लेमडा की जगह आई लोगे, यहाँ माइनस आई आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, और 0 माइनस आई लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 0 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस आई वाई इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे आई एक्स इक्वल टू माइनस आई वाई है, तो यहाँ से पहला वेक्टर जो आएगा, सॉल्व कर लो दोनों को, चाहो तो आई का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, आई का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, या फिर ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आएगा एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 एंड आई आएगी, पहला आंसर V1 जो वेक्टर आएगा। और जो V2 आएगा 1 एंड आई आएगा, ये V1 आया, सॉल्व कर लेना इसके आगे, -1 एंड आई आया, और V2 जो आएगा वो आएगा आपका वेक्टर, V2 जो मैंने सॉल्व किया है 1 एंड आई है। आप एक बार सॉल्व करना, मैं इसको रफली सॉल्व किया है। ये दोनों वेक्टर्स आप देख रहे हो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट इस ऑप्शन तरीका यही है, इसी को आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को एक्स और वाई निकालोगे, लेमडा इक्वल टू आई के लिए हो गया, लेमडा इक्वल टू माइनस आई के लिए सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे। तो हैज नो लीनियरली आइगन वेक्टर्स बोल रहा है, इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा। हैज नो टू लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, हैज नो टू मतलब नो बोल रहा है, इसके पास नो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहा है, इसके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, सी करेक्ट आएगा। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन आपने देखा रॉन्ग हो गए, ऑप्शन सी क्या हो गए, करेक्ट हो गए।
क्यों? क्योंकि v1 और v2 जो वेक्टर हैं, क्या बोला, हैज नो आइगन वेक्टर इन R2। v1 एंड v2 R2 में इमेजिनरी नहीं है, ठीक, हैज नो बोला है, नो आइगन वेक्टर इन R2। क्या बोला? हैज नो आइगन वेक्टर इन R2। ये तो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 6 था क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग थे, इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, तो उसको भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर्स आप निकालना, बस अच्छे से देखना, पेन कॉपी लेके, अगर आपको टाइम मिल रहा है तभी आप निकाल लो, अभी निकाले रहोगे तो आपको ठीक रहेगा सॉल्व करने में, तुरंत का काम तुरंत हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम डायमेंशन की तरफ। एक क्वेश्चन है, कौन सा नंबर आएगा, 7 या 8 जो भी रहेगा देख लेना, मैं 7 लिख दे रहा हूँ। लेट u and v आर वेक्टर स्पेस एंड लेट t of u to be a linear map। लेट u and v आर वेक्टर स्पेस एंड लेट t एक मैप है u से v, और एक ऐसी है लीनियर मैप है, v है लीनियर मैप। if u is a finite dimensional, that if u is finite dimensional, then dimension of range of t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। ए में बोल रहा है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। बी भी बोल रहा है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, लेस देन इक्वल टू बोला ना, ठीक। सी ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ रेंज ही की बात कर रहा है, रेंज ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। डी ऑप्शन में भी डायमेंशन की बात कर रहा है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ u। ये था आपका 7 का, बस डायमेंशन ऑफ रेंज टी की बात कर रहा है, सिंपल थोड़ा सा रैंक की बात कर रहा है, अगर आप मैट्रिक्स बना लेते हो इसके रैंक आप देख लो, ठीक। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्वेश्चन फॉर 3x3 रियल मैट्रिक्स, फॉर 3x3 रियल मैट्रिक्स मैच द मिनिमल पॉलिनोमियल विथ, मैच द मिनिमल पॉलिनोमियल विथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें भी आपका मैच करने वाला है, तो एक ए में दिया है इधर x-1 x-2 का होल स्क्वायर, x-2, सी में दिया है x² + 1 x-2, मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, p इधर दिया हुआ है, p में बोल रहा है डायगोनल, q में दिया है नॉन डायगोनल, r में दिया है नॉन ट्रायंगुलेबल। नॉन ट्रायंगुलेबल ओवर r, ठीक। तो ऑप्शन इसमें कोड दिया है, ए का क्यू, बी का पी, जैसे ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, ऐसे कोड दिया है, मतलब मैच करना है,
ठीक, तो मैं मैच कर दूंगा ऑप्शन, आप कोड इसको देख लेना, कोड बस तो आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, यही क्वेश्चन थोड़ी आने वाला। तो यहाँ से आपके पास डायमेंशन ऑफ रेंज टी, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला हो गया, ठीक। ठीक, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। ऊपर वाले को 7 नंबर वाले में क्या बोला है आपके पास, देखोगे कि ये आपके पास लीनियर मैप है टी यू से वी में, कैसी मैप है, लीनियर है। सिंपल सा देखा जाए, आपके पास ये u है और ये v है, यहाँ से यहाँ t एक लीनियर मैप। u एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t, रेंज ऑफ t की बात कर रहा है, मतलब रेंज ऑफ t क्या आएगा, इसके जितने भी वेक्टर हैं सबका कलेक्शन u का, u में जितने भी वेक्टर आएंगे, जैसे u बिलोंग टू u सच दैट t ऑफ u, ठीक, इन सब का कलेक्शन और रेंज ऑफ t है। तो आपको इतना पता होगा जो रेंज ऑफ t जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा ना, डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ t आएगी हमेशा, इसकी जो डायमेंशन आएगी हमेशा u के डायमेंशन से क्या आएगी, छोटी आएगी, या फिर हो सकता है इक्वल हो जाए, लेकिन हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं है, इनइक्वलिटी के केस से आएगी, या बराबर होगी या उससे क्या होगी, छोटी होगी। तो आप देखोगे हमें ये यहाँ देखोगे डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t को क्या बोला, इसके हमेशा इक्वल होगी, हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं है, ठीक। ये वाला बोला है ग्रेटर होगी, ये भी रॉन्ग है, ये भी बोल रहा है ग्रेटर है, ये भी रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मतलब इसी के वेक्टर्स की बात कर रहा है ना, रेंज में इसी के वेक्टर तो आएंगे, टी मतलब सिंपल सा बात बोले, इसके एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं टी ऑफ यू का ही कलेक्शन तो है हमारा रेंज टी। तो रेंज टी जो होगा इसकी जो डायमेंशन आएगी, इस वाले की जो डायमेंशन आएगी वो हमेशा यू के डायमेंशन से क्या आएगी, बराबर आएगी या उससे छोटी आएगी। तो रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, इसके डायमेंशन से हमेशा छोटा आएगा, उसके बराबर आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। अब आते हैं 8th वाले में। तो 8th वाला ही क्वेश्चन अगर आपने कल वाला वीडियो को देखा होगा ना, मीन्स जो वीडियो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है पार्ट फर्स्ट वाले में, उसमें हमने बताया है अगर कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल और उसके मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, मिनिमल पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं डिस्टिंक्ट हैं और लीनियर हैं, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनलेबल हो जाती है। इसका मतलब लीनियर है, ये डिस्टिंक्ट है, तो बी का किस में हो जाएगा, क्यू के साथ, बी का मैच किसके साथ होगा, क्यू, यानी बी किस पे चले जाएगा, क्यू पे चला गया, ठीक, डायगोनलेबल हो गया। अब रही बात नॉन ट्रायंगुलेबल, नॉन ट्रायंगुलेबल मतलब ट्रायंगुलर मतलब है, ट्रायंगुलेबल का मतलब है कि कोई भी आर में बोल रहा है कि जो उसके फैक्टर्स हैं अगर उसी फील्ड के अंदर से, मान लो आप फील्ड एफ लेते हो, जो भी उसके पॉलिनोमियल के फैक्टर आ रहे हैं अगर इसके अंदर स्प्लिट करते हैं, मतलब इसके अंदर लाई करते हैं, तो ट्रायंगुलेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप देखोगे अगर इसका फैक्टर देखोगे x² + 1 का, x² + 1 के फैक्टर निकालोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस आई आएगा। आई डजेंट बिलोंग टू आर, आई आर में तो नहीं है सॉरी, आई तो आर में नहीं है, आई डजेंट बिलोंग टू आर, इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर आर के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सी का क्या हो जाएगा, आर जो है नॉन ट्रायंगुलेबल बोल रहा है, अगर आ जाते तो क्या हो जाता है, ट्रायंगुलेबल हो जाता है, नॉन बोल रहा है इसका मतलब आर के अंदर आया नहीं, आर के अंदर आ जाता तो सी के अंदर स्प्लिट कर रहा है, सी में आ जाएगा, बट आर में नहीं है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट क्या होगा, आर होगा, और इसका फिर करेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनलेबल, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है,
रियल मैट्रिक्स, और इसका जो x माइनस वन एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, x माइनस टू का होल स्क्वायर एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, मतलब मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक दोनों बराबर दिया हुआ है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका जो अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी इसकी, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बनाया मैं 1 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरीके से बना लिया मान लो, ठीक, ये आ गई मैट्रिक्स। अब इसमें देखोगे एक तो लीनियर आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स बनाया ना, ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम मान के बराबर कर दिया, ए आ गई। तो यहाँ से देखोगे आप अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो 2 आ रही है वो कितना आ रही है, 2 आ रही है, 2 की अर्थमेटिक, बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो 2 की आएगी वो क्या आएगी, 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस टू आई, ए माइनस टू की, एक मिनट उल्टा बना दिया, 2 माइनस टू 0, चलो ठीक। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस वाले का, ये वाले का तो आपका आ गया ऑप्शन, ये वाले का आपका डायगोनल हो गई बी का, इसका जो बचा ए का क्या, इसका क्या हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, ये नॉन डायगोनल होगी क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा 3 क्रॉस 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो रहा है, और इसका अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगी, मतलब ये जेसी फॉर्म में आ जाएगी, जेसी फॉर्म का है, क्योंकि मिनिमल अगर पॉलिनोमियल दिया है x माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हम इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है एक ब्लॉक वन का वन ऑर्डर का आएगा, फिर टू का एक ब्लॉक आएगा ऑर्डर टू का, 2 क्रॉस 2 का। अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा मिनिमल पॉलिनोमियल से, ये बन जाएगा 2 1 0 2 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, जॉर्डन ब्लॉक है हमारा, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। इसका जब देख रहे हो कि मैट्रिक्स हमारा डायगोनल नहीं है, मीन्स ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, मतलब इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म मैंने लिख लिया क्योंकि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, इसका मतलब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल हो गया, इसका मतलब बी का क्यू हो गया, और ए का कौन सा करेक्ट है, ए का क्यू सॉरी बी का पी, बी वाले का पी है, ए का क्यू बी का पी, और सी का आर है। अगर आपने इसका अगर पेपर आपने डाउनलोड किया होगा, 43 वाला क्वेश्चन था, 43 नंबर का 2018 का डाउनलोड किया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इससे, सी का आर, बी का पी, ए का क्यू, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा है, आप बस मेथड पे ध्यान रखो, आपको ऑप्शन सारे मिल गए, ऑप्शन देखना कौन सा वाला करेक्ट है, वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से है, और फिर एक है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और आपका एक फिर डायमेंशन से क्वेश्चन है। दोनों में भी ऐसे ही है, डायमेंशन हमारे दी गई है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बगल में दी गई है, बस उसको आपको मैच करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कौन सा नंबर आएगा, 9, लिखा है डब्ल्यू आई डिनोट दी, पहले एक एक करते हैं, डिनोट दी सब स्पेस ऑफ R4, मैच द सब स्पेस, मैच दी सब स्पेस, ध्यान से देखना क्योंकि डायमेंशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, विथ देयर डायमेंशंस, ठीक। तो ए नंबर जो है W1 दिया गया है, ऐसे x1 x2 x3 x4 आ रहे हैं R4 से, सच दैट x1 बराबर क्या है 0, बी जो दिया है वो दिया है W2, ऐसे x1 सेम चीज़, x1 x2 x4 आ रहे हैं R4 से, x3 भी लिख लो, सच दैट x1 प्लस x2 बराबर x3 प्लस x4 बराबर 0, ठीक। सी जो दिया है वो दिया है W3, मैं x को x बार ले रहा हूँ, तो x बार ही ले रहा हूँ, ऐसे x बार मिल आ रहे हैं R4 से, सच दैट x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर 0, फिर
6x2 प्लस 7x3 बराबर 0, फिर x4 बराबर 0। फिर डी नंबर का जो है W3 इक्वल टू दिया है x बार बिलोंग टू R4, ठीक। और इधर जो बगल में टिक करने के लिए दिया P में दिया है 1, P1, Q दिया है 2, R दिया है हमारा 3 और S दिया है हमारा 4। तो मैं इसको ये देखना है कि कौन से वाले का डायमेंशन क्या आएगा, ठीक। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। पहले वाले में देखोगे, पहले वाले के देखते हैं, ए नंबर का डायमेंशन निकालते हैं। ए W1 हमारे पास है, ऐसा वेक्टर्स लेने हैं x1, x2, x3, x4 बिलोंग कर रहा है R4 से, सच दैट देख रहे हो आपके पास x1 हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है, x1 0 हो गया है। अगर x1 0 हो गया है तो x1 0 हो गया, तो आप देखोगे, आप अगर यहाँ 0 पुट करो, 0 x2 x3 x4 सच दैट x2 x3 x4 हमारा क्या आ रहा है, R से आ रहा है, R से आ रहे हैं वेक्टर्स सारे। देख रहे हो आपके पास कितनी चॉइस है, यहाँ कितनी चॉइस है, कौन कौन फ्री हो रहा है, मतलब कितनी चॉइस आ रही है आपके पास। x2 की कुछ चॉइस ले सकते हो, x3 की कुछ चॉइस ले सकते हो, x4 सिर्फ 0, x1 बस 0 हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 3 वेक्टर जो है हमारे पास डायमेंशन में, 3 डायमेंशन और डोलुआ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 वेक्टर हमें, अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा 3 बेसिस हमारे पास मिलेगी। अगर x2 को कॉमन ले लोगे तो पहली बेसिस आपके पास मिलेगी 0 1 0 0, फिर आएगी 0 0 1 0, फिर आएगी 0 0 0 1। इसका डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एलाई वेक्टर्स मिलेंगे इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। ये हो गया ए नंबर का। तो ए नंबर में 3 आएगा, 3 मतलब कौन से वाले का, आर का। ए का कहाँ मैप हुआ, आर पे, तो ऑप्शन जो भी मिलेगा ए वाले का कहाँ ढूंढो आप, ए वाले का ढूंढो, किस पे मैप हो रहा है, आर पे। देखोगे 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाते हैं ऐसे, ठीक। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड हमारा बी है, तो W2 दिया है। W2 क्या है, x1 x2 x3 x4 मान लेते हैं, वेक्टर है R4 से, सच दैट कंडीशन क्या है, x1 प्लस x2 बराबर x3 प्लस x4। तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा, x1 बराबर 0 दिया है, x1 बराबर माइनस x2 बराबर माइनस x3 इक्वल टू x3 इक्वल टू माइनस x4। आप देख रहे हो कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो सारे वेक्टर्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल। सारे वेक्टर्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल। अगर देखोगे x1 बराबर क्या आ जा रहा है, माइनस x2 आ जा रहा है, x1 बराबर क्या आ जा रहा है, माइनस x2, और x3 बराबर क्या आ रहा है, माइनस x4। यहाँ से x3 बराबर क्या आ रहा है, माइनस x4, तो यहाँ ले जाके पुट करो x1, और यहाँ क्या आ जाएगा, x1 की जगह, x1 जगह माइनस x2, तो ये माइनस x2 आ जाएगा। यहाँ x2 है ही, x3 जगह माइनस x4, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस x4 आ जाएगा, और यहाँ x4 है ही है। तो देखोगे आप W2 के अंदर ये वाला वेक्टर आ गया, जिसमें 2 ही है हमारे पास, x2 और x4 li, ये R से आ रहे हैं। इसका मतलब है ये 2 फ्री हो रहे हैं, x2 एंड x4 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये पूरा W2 मिल जा रहा है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन जो आई W2 की, वो कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 ही से हमारे ये W2 मिल जा रहा है, 2 से जनरेट मिल जा रहा है वेक्टर्स। x2 एंड x3 ले लूंगा, ये पूरा W2 मिल जा रहा है। इसमें तो डायमेंशन हमारा क्या हो जा रहा है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है। तो डायमेंशन ऑफ W2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब B का कौन सा करेक्ट है, Q। तो B का कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, Q हो गया। अब ऐसे ही देखो, अब B का Q हो गया, W3 x बिलोंग टू R4 है, तो x बिलोंग टू R4, तो यानी सारे वेक्टर हमारे हैं। सारे वेक्टर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है D का क्या आ जाएगा, D वाला आ जाएगा S पे, तो C वाला कहाँ चला गया, C वाला चला गया 1 पे, मतलब W3 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1, मतलब P पे चला गया, ठीक। तो यहाँ से D का कितना आ जाएगा, D जो हमारे पास है W3 है, और W3 क्या आ रहा है हमारे पास, x1 x2 x3 एंड x4, ये सारे R4 से आ रहे हैं, और ये सारे x1 x2 x3 एंड x4 सब R से आ रहे हैं। तो सबको सेलेक्ट करने की चॉइस हमारे पास है। तो डायमेंशन ऑफ जो W3 आएगी, ये W4 है यहाँ, डायमेंशन ऑफ जो W4 आएगा, तो डायमेंशन ऑफ W4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
इसका डायमेंशन 4 आ जाएगा। रही बात इसी तरीके से आप W3 की डायमेंशन जब निकालोगे तो देखोगे, W3 का भी मैं निकाल दे रहा हूँ, बस आप एक तरीका ध्यान रखो किस तरीके से इसको हम निकाल रहे हैं। जब डायमेंशन ऑफ W3 निकालोगे तो देखोगे x4 W3 देखोगे 1 कैसे आए उसको बस देख लो, x1 x2 x3 x4 आएगा यहाँ। अब यहाँ से देखोगे आप x4 तो पहले ही 0 कर दिया है, इनको सॉल्व करोगे आप x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर 0, x4 को मैं यहाँ 0 रख दे रहा हूँ, वो 0 रख दिया है वहाँ, और 6x2 बराबर माइनस 7x3, तो x2 बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस 7x3 अपॉन 6। यहाँ इक्वेशन इस वाले इक्वेशन ले जाके रखो, तो x1 प्लस 3 इंटू माइनस 7x3 अपॉन 6 और प्लस 4x3, यहाँ से देखोगे 6 3 टू 6 कट गया, तो x1 बराबर आ जाएगा इक्वल टू 0, x1 बराबर आ जाएगा 7 अपॉन 2 x3 माइनस 4x3। यहाँ से सॉल्व करोगे ये तो x1 और कुछ वैल्यू आएगी और x1 और x3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब x1 और x3 इक्वल हो गए, नहीं यार x2 को लिख किया था ना, x1 x4 0 है, x1 और x3 इक्वल हो गया, x1 इक्वल मान लो कुछ वैल्यू आएगी x3 और हाँ सॉल्व ही कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 टू 8x3 तो माइनस हाफ x3 आ गया। x1 और x3 जो है हाफ x1 और x3, x1 की जगह लिख सकते हैं माइनस हाफ, अब देखो ये इस x1 की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस हाफ x3 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर 0। यहाँ से आप देखोगे ये वाला देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे ये वाली चीज़ें, तो यहाँ से आ जाएगा 4x3, इसको उधर भेज दोगे 3x2 बराबर आ जाएगा 4x3 प्लस हाफ x3, तो x2 एंड x3 भी इक्वल हो गया, मतलब x1 बराबर x2 बराबर x3 किसी का मल्टीपल आएगा, लेकिन ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी एक ही वेक्टर से सारे जनरेट हो जा रहे हैं, ये सारे इक्वल हो गया, चाहे x1 x2 x1 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 कर लो यहाँ। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ जो W3 आया वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। डायमेंशन ऑफ W3 कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हम डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक, तो तरीका यही है डायमेंशन निकालने के लिए, और भी मेथड है, बट आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से है। इसका मैट्रिक्स दिया गया है, बस आपको देखना है कौन सा किसका क्या होगा। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे क्या करना है, टिक करना है। तो T of R3 to R3 are given below, match them with their matrix representation, ए नंबर में है T ऑफ E1 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, T ऑफ E2 इक्वल टू है E1 प्लस E3, T ऑफ E3 इक्वल टू है माइनस E3। ऐसे B है हमारा T ऑफ E1 इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3, T ऑफ E2 इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, T ऑफ E3 इक्वल टू E1 माइनस E3। सी ऑप्शन है, सी जो है हमारा T ऑफ E1 इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, T ऑफ E2 इक्वल टू E1 प्लस E3, T ऑफ E3 इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ से इसमें भी आपको मैच करना है, जो P दिया है हमारा वो है 1 1 माइनस 1 1 0 1 1 1 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे बन जाएगा। 1 0 1 अगर बन जाएगा तो आप इसको बना के निकलो। R जो है हमारा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, ये ठीक। अब देखोगे आप इसमें
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखना है, इसमें भी वही कि कौन मैच करना है, कौन सा करेक्ट है। देखोगे आप पहला वाला देखना पहले, ए नंबर का टी ऑफ इवन, इवन स्टैंडर्ड बेसिस है। इवन मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड बेसिस मतलब जैसे R3 का है ना तो 1 0 0, E2 मतलब क्या हुआ 0 1 0। तो जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आता है स्टैंडर्ड बेसिस रिस्पेक्ट में, इसी को आप क्या करो, स्टैंडर्ड बेसिस में ध्यान रखना, इसी को आप जो ऐसा लिखा हो उसको खड़ा लिख दो। जैसे लिखा है यहाँ टी ऑफ इवन, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, इसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 1 है, इसका क्या आएगा पहला वाला 1 1 1, पहले वाले का आ गया। दूसरा हमारा क्या है T2, E1 प्लस E3, E2 0 है, E2 में 0, यहाँ 1 और यहाँ 1। तीसरा वाला E3 क्या है, E3 हमारा क्या है माइनस E3, माइनस E3 मतलब तीसरा वाला -1, ये 0 ये 0। आप देखोगे फर्स्ट वाले में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, तो ए का क्यू चला गया, ए का कहाँ मैच हुआ, ए का क्यू वाले पे मैच हुआ, ए का हो गया। अब ऐसे बी में जब आप जाओगे तो बी को देखो क्या आएगा, बी का देखना, मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ बी वाले का। तो यहाँ देखोगे 1 -1 1, ये 1 -1 1, कोफिशिएंट लिखना है ना, ध्यान रखना 1 1 -1 सॉरी 1 0 -1। देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 1 0 -1, इसका कहाँ चला गया R, इसका मतलब B का कहाँ चला गया R, और C का कहाँ चला जाएगा P, तो C का कहाँ चला गया P। ये ऑप्शन जिसमें होगा वो क्या होगा मैच हो जाएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो, तो आप C वाले का आप खुद बनाओ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तब तक मैं उधर का रब कर रहा हूँ। C वाले को आप लिख लिए हो तो एक बार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ उसका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द मैट्रिक्स विद द टाइप। सेम चीज में मैच करना है, मैच द मैट्रिक्स विथ इट्स टाइप, इसके टाइप से मैच करना है। ए जो मैट्रिक्स आपकी है 0 0 0 1 0 0 0 2 0, बी जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 -1 0 1 1, सी जो मैट्रिक्स है 3 1 3 -2 0 -3 -2 -2 एंड -1। और इधर इसका लिखा है टाइप में डायगोनल ओवर पी में लिखा है डायगोनल ओवर आर, आर में डायगोनल है, क्यू जो दिया है निलपोटेंट, और आर जो दिया है नॉन ट्रायंगुलेबल लिखा है, नॉन ट्रायंगुलेबल ओवर आर। ठीक, और इसमें भी वही कोड कौन सा होगा, ऑप्शन मैच करना है। ऑप्शन में वही ए का आर ऐसे टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा, बी का क्यू। तो आप देखोगे जो हमारा ए है, ए क्या है 0 0 0 1 0 0 0 2 0, ये ए मैट्रिक्स है मान लो। तो जो भी इस तरीके से मैट्रिक्स दिखती है, जैसे डायगोनल एलिमेंट 0 हो, उसके पूरा नीचे 0 और ऊपर 0 हो, सॉरी पूरा नीचे 0 हो ऊपर कुछ नॉन 0 हो, मतलब इस तरीके से जितनी भी मैट्रिक्स रहेंगी इधर नॉन 0 होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक, बट इधर पूरा क्या हो 0 हो, या फिर इधर नॉन 0 हो ऊपर पूरा 0 डायगोनल के ऊपर डायगोनल भी 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होती है, निलपोटेंट होती है, निलपोटेंट। ठीक, अगर इसको आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन बताया था, अगर इसमें आप देखोगे ए की पावर 3 शायद करोगे 0 आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, ए का स्क्वायर
नॉन जीरो रहेगा। आप चेक करो पहले ए का स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे जीरो आएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम जीरो करोगे 2 आ जाएगा। फिर देखोगे ये वाले का करोगे थर्ड वाले पे किसी में जीरो रहेगा, इसी का करोगे जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। तो देख रहे हो ए स्क्वायर ये आ गया। अब जैसे ए क्यूब करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, नीलपोटेंट है। तो ए का कौन सा होगा, ए का क्यूब होगा, मतलब ए वाला किस पे मैप, ए वाले का ऑप्शन किस पे चला गया, क्यूब में, ए का क्यूब। अब आती है सेकंड वाला, डायगोनल की बात है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब डायगोनल तो होगी नहीं, पहली बात ये। तो इसका तो ठीक है, ये वाले में आ जाओ। मैंने बोला था बी वाले में आप देखोगे, बी वाला जो हमारा दिया है 1 0 0 है, 0 1 -1 है, 0 1 1 है, ठीक, 0 1 1 है। इसमें से आप क्या करो सॉरी, इसमें से आप क्या करो, ब्लॉक बना लो, ब्लॉक। ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे x - 1 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका, और इस वाले 2 क्रॉस 2 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आएगा। इसका जब कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो आप देख रहे हो ये वाला 1 -1 एंड 1 एंड 1, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाओ आप। जब इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ट्रेस, ट्रेस कितना होगा 2x, ये ट्रेस है इसका, प्लस डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 जा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा बराबर 0। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस मतलब इसका निकाल रहे हैं, ठीक, इसका, क्योंकि हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक ब्लॉक मैट्रिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 क्रॉस 1 फिर 2 क्रॉस 2, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना। तो एक्स स्क्वायर फिर ट्रेस, ट्रेस 1 1 2 हो जाएगा 2x प्लस डिटर्मिनेंट 1 और 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसके रूट्स देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो रूट्स इसके क्या क्या आएंगे, रूट्स आएगा एक 1 आएगा। दूसरा रूट्स देखोगे आप, इसका रूट्स निकालोगे तो मल्टीप्लाई करने 2, जोड़ने पे 2, आप फार्मूले से निकालो, ये इस वाले फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। यहाँ से निकालोगे तो b की जगह 2 आएगा, प्लस माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2। तो यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 में से 8 माइनस करोगे अपॉन 2, ये देख रहे हो कि कैसे रूट्स आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। जो इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, जो 2 रूट्स आएंगे इमेजिनरी आएंगे, इसका मतलब ये आर में तो डायगोनल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आर में डायगोनल होने के लिए इसके रूट्स भी आर में होने चाहिए। तो इसका मतलब है इसका रूट्स आर के अंदर स्प्लिट नहीं कर रहा, मतलब आर के अंदर नहीं आ रहा है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इसका मतलब नॉन ट्रायंगुलर होगी ओवर आर, यानी बी का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आर। इसका मतलब हुआ कि सी का क्या होगा क्यू, तो सी वाले का क्या होगा क्यू। तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। इसका मतलब इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायगोनल अगर आप चेक करोगे तो इसके रूट्स निकाल लो। पहली बात, अगर रूट्स मिल जाते हैं तो इसके रूट्स निकाल लो, ठीक। तो रूट्स जब निकालोगे तो देखो कौन सा था 49, ए का क्यूब होगा, बी का आर होगा, सी का पी होगा, सॉरी सी का क्यूब क्यों लिखा हूँ, सी का पी, ठीक। ये हमारा करेक्ट हुआ। तो आपको समझ आया कि इमेजिनरी रूट्स आने की वजह से ये हमारा आर में डायगोनल हो नहीं सकती, इसका मतलब नॉन ट्रायंगुलर होगी ओवर आर। इसका क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी क्यों आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है, इसके माइनस आ रहा है, माइनस आया मतलब आयोटा आएगा, ठीक। अब रही बात सी वाले में, आप देखोगे सी को जब देखोगे आप तो सी में जो मैट्रिक्स दी गई है सी वाली 3 1 1 -2 -2 0 -2 -3 -1, इसके पहले हम रूट्स निकालते हैं। देखोगे कॉलम का सम देखो, अगर कॉलम का सम कितना आएगा 3:1 -1 आ रहा है, इस कॉलम का भी -1 आ रहा है, सॉरी रो का, इसका -1 ही है ना, 3 यहाँ 3 है, इसका भी कितना आ रहा है -1। इसका मतलब इसका एक आइगेन वैल्यू कितना आ गया, आइगेन वैल्यू लेमडा कितनी आ गई -1, फर्स्ट वाली। अब हमें 2 और निकालने हैं, तो 2 निकालने के लिए आप इजी वे में निकालो, λ1 + λ2 + λ3, तीनों का सम कितना होना चाहिए
ट्रेस, और ट्रेस हमारा यहाँ कितना है 3 में से गया 2, लेमडा 1 की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आएगा, पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा इसका निकालो डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मीन्स लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 इक्वल टू कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो और यहाँ से लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यू निकालो और देखो क्या आता है। अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट आएगी और आर के अंदर आएंगी तो ये डायगोनल होगा, क्योंकि ऑप्शन में करेक्ट है, तो इसका मतलब पक्का है एक हमारा -1 आ रहा है और बाकी क्या आएंगी डिस्टिंक्ट आने वाली हैं, क्योंकि दोनों का सम 3 भी है और लेमडा 2 लेमडा 3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालना, जो भी आएगा यहाँ ले जाकर रखना, लेमडा 1 की वैल्यू -1 रखना, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, यहाँ से वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल होने के लिए पक्का है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। जब भी आपको आइगन वैल्यू मिलती है, डायगोनल देखना है तो आप आइगन वैल्यू निकालो या एम जी एम से जाओ, तो मैट्रिक्स हमें पता चल जाएगा डायगोनल होगी। ठीक, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसडेंटल नंबर से है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से पूछ रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, इफ टाउ इज अ ट्रांसडेंटल नंबर, ट्रांसडेंटल नंबर इन आर, then which of the following is not correct, कौन सा करेक्ट नहीं होगा। आप इस ऑप्शन को, अगर ट्रांसडेंटल नंबर आपको एक भी याद होगा ना, वो आप ऑप्शन को करेक्ट कर ले जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट में बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ए में बोल रहा है हमारा 1 टाउ स्क्वायर डैश डैश टाउ की पावर n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एनी n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश। ठीक, बी नंबर 1 टाउ स्क्वायर डैश डैश टाउ की पावर n is a basis for any finite n, is a basis for any finite n। सी जो है आपका 1 टाउ स्क्वायर डैश डैश टाउ की पावर n is linearly dependent for any finite n। डी है जो हमारा 1 टाउ स्क्वायर डैश डैश टाउ की पावर n स्पान आर फॉर n इक्वल टू 1 to 100। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है एक। और एक क्वेश्चन है, इफ यू एंड, ये शायद रॉन्ग क्वेश्चन था, देखते हैं क्या आता है। इफ यू एंड वी, दोनों से लास्ट क्वेश्चन है, वी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स in a vector space, then which of the following is correct, then which of the following is correct, कौन सा करेक्ट होगा। इसमें शायद रॉन्ग थे, एक क्वेश्चन और था शायद कुछ रॉन्ग था, उसमें भी ऑप्शन रॉन्ग थे, ऑप्शन सही नहीं दिया है, तो फिर भी मैं उन्हीं ऑप्शन को लिख रहा हूँ जो दिया गया है। द वेक्टर्स इज इनकरेक्ट बोला है ना, इनकरेक्ट। ठीक, द वेक्टर u प्लस वी एंड u माइनस वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बी जो दिया है वो दिया है द वेक्टर्स u v एंड u प्लस वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सी जो दिया है द वेक्टर u एंड u प्लस वी आर लीनियरली डिपेंडेंट,
डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट होगा, और उस वाले में पूछ रहा है अगर टाउ आपके पास कोई ट्रांसडेंटल नंबर होगा तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। ठीक, ठीक, जैसे मान लो टाउ का ट्रांसडेंटल नंबर है, तो टाउ का जो बिहेवियर होगा ना ऐसा होगा 1x(x² x की पावर n टाइप का होगा। मतलब अगर मैं एक ई लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ ट्रांसडेंटल नंबर, तो आप देखोगे जो सेट आएगा 1e² ई की पावर n होगा, और ये सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ बोला है फॉर एनी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट है। इज अ बेसिस, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पान करेगा एस को तो बेसिस भी बनाएगा, पूरे स्पान कर देगा, ये पूरे सेट को स्पान कर देगा ये वेक्टर स्पेस को। तो इसका मतलब ये बेसिस फॉर एनी एन, इसके लिए बेसिस बना देगा, ये भी करेक्ट है। टाउ स्पान आर, आर को स्पान कर देगा, इसका मतलब इसका ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा। बोला है किस एल डी, तो ये एल डी नहीं होगा, एक एग्जांपल ये एल आई होंगे, इस टाइप के ट्रांसडेंटल नंबर के जो सेट होंगे ना इस तरीके से 1x(x²) ई ले लो आप, पाई ले लो, तो इन सब कैसे होंगे, एल आई होंगे। इसका मतलब यहाँ क्या बोला, एल डी नॉट करेक्ट पूछा था, इसका मतलब ये हमारा एल डी नहीं होगा, एल आई होगा। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ एल आई दिया है और यहाँ एल डी दिया है, तो दोनों में से तो एक ही करेक्ट होगा ना। फिर रही बात आगे की, अगर ये करेक्ट कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, एलडी वाला भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सी होगा इसका, ट्रांसडेंटल नंबर ई लिया हूँ मैं एग्जाम्पल से। ठीक, अब जो ये क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन में, इस वाले में ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला बोला है यू एंड वी आर एल आई दिया है, यू एंड वी आर एल आई। ठीक, अगर यू एंड वी एल आई है, इनको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा C1u प्लस C2v इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज C1 और C2 दोनों के आएंगे 0 आएंगे, कॉन्स्टेंट जो यूज हुआ। C1 और C2 स्केलर हैं, u और v वेक्टर है, ऐसा हो रहा है। अब इसमें बोला है u प्लस वी एंड u माइनस वी आर एल आई, बोला u प्लस वी एंड u माइनस वी क्या है, आर एल आई। अगर आपको देखना है कि u प्लस वी एंड u माइनस वी, u प्लस वी एंड u माइनस वी, तो आप एक एग्जांपल से ले लो, u को ले लो आप 1 0, ठीक, और v को ले लो आप 0 1, u भी एल आई है, v भी एल आई है, ठीक, u एंड v एल आई है, u एंड v दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। u प्लस v निकालोगे तो u प्लस v क्या आएगा हमारा 1 1, और u माइनस वी निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u माइनस वी करोगे तो 1 माइनस 1। तो अब इन दोनों को देखोगे आप, इससे मैट्रिक्स बना लो, 1 1 1 माइनस 1, इससे मैट्रिक्स से बनाया, तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो -1 आएगा, -2 विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब u प्लस वी एंड u माइनस वी भी क्या आया, एल आई आया, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, ट्रू है, करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको इसको एग्जाम्पल से नहीं प्रूफ करना है तो आप इसको ऐसे चले जाओ डेफिनेशन से, अगर u प्लस वी u माइनस वी वैक्टर्स हैं, एल आई C1 एक वैक्टर्स लिया प्लस C2 u माइनस वी को लिखा 0 के इक्वल बाय डेफिनेशन, हमें ये प्रूफ करना है कि C1 C2 अगर नॉन जीरो आ गया तो ये LD हो जाएंगे, अगर जीरो आ गया तो LI होंगे। C1u प्लस C1v प्लस C2u माइनस C2v इक्वल टू 0। आप क्या करो, u और v को एक साथ करो, तो C1 प्लस C2u प्लस C1 माइनस C2v इक्वल टू 0। u एंड v आर LI गिवन है, u एंड v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज C1 प्लस C2 बराबर 0, C1 माइनस C2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज C1 बराबर C2। तो C1 बराबर जब C2 हो गया, C1 और C2 यहाँ से बराबर हो गए, यहाँ ले जाकर रखोगे तो C1 बराबर C2 बराबर 0, हेंस u प्लस वी एंड u माइनस वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। फिर क्या है,
द वेक्टर u v एंड u प्लस v आर एल आई। बी वाले में बोल रहा है u एंड u v एंड u प्लस v। ठीक, इसमें भी आप ले लो, एग्जाम्पल से चाहो ले लो, जिससे भी करना है कर लो। द वेक्टर्स u v एंड u प्लस v आर एल आई। u v बोल रहा है तो c1u प्लस c2 u को मान लो आप ले लो 1 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला ना, 1 0 0। v को वो ले लो आप 0 1 0 u v, और u प्लस v जब निकालोगे आप आ जाएगा वो 1 1 एंड 0। ठीक, 1 1 एंड 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जब इसका निकालोगे आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ 1 0 0 0 1 0, नहीं ऐसे करते हैं 1 0 0 0 1 0 1 1 0। इसका डिटरमिनेंट जब निकालो जो मैट्रिक्स आएगी, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब वेक्टर क्या है एलडी है। और यहाँ क्या बोला द वेक्टर्स u v एंड u प्लस v आर एल आई। इसका मतलब एल आई बोल रहा है, एल आई बोल रहा है, एल डी बोल रहा है, देखो एल आई बोल रहा है। ठीक, एक मिनट देखते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ ये दोनों क्या है नॉट अलाई। हियर u v एंड u प्लस v आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ क्या बोला इंडिपेंडेंट बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। द वेक्टर u एंड u प्लस v आर एल डी। ठीक, यहाँ क्या बोला है इनकरेक्ट पूछा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट। अब यहां से देखोगे लास्ट वाले पूछा u एंड u प्लस v, u ये वाला u प्लस v, ये दोनों को एल डी बोला, और ये दोनों क्या है सी ऑप्शन देखोगे u एंड u प्लस v आर क्लियरली एल आई। u एंड u प्लस v एल आई है। ठीक, u को देखोगे 1 0 0 है, क्लियरली आप देखोगे ये दोनों क्या है एल आई है, बट यहाँ क्या बोला है एल डी बोला है। इसका मतलब ये भी क्या है इनकरेक्ट है। हमसे एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट आ गए। इसका मतलब इसलिए इस वजह से क्वेश्चंस क्या था हमारा रॉन्ग था, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस थे लीनियर अलजेब्रा में। नेक्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।